नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सूबे में बयानों की बाढ़ आ गई है। अब किसान कर्ज माफी और वादा खिलाफी के इर्द गिर्द लड़े जा रहे उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भी एंट्री होती दिख रही है। दरअसल कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी अनुदान पर रोक लगाने की पैरवी की है। जिस टाइमिंग पर यह बयान सामने आया है उससे ये साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी उपचुनाव में स्थानीय मुद्दों से हटकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की ओर इसे ले जाने की कोशिश कर रही है। डिबेट करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जाए। अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को बंद करने की पैरवी की है। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने बयान दिया कि मदरसों में कट्टरता और आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, लिहाजा मदरसों को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने ये बयान किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाकर कहा है। उषा ठाकुर के इस बयान को समर्थन भी मिला। प्रदेश की स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने उषा ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिन संस्थानों में देश हित की शिक्षा नहीं दी जा रही, ऐसे संस्थानों को बंद किया जाना चाहिए। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। जिन्होंने देश को प्राथमिकता दे दी है और ऐसे मदरसे निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में संचालित है जहाँ से देश के विरोध में गतिविधि चल रही है। ऐसे मदरसों के संदर्भ में भी उनका बयान है। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने मंत्री जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी जनता को भटकाने की कोशिश कर रही है। अपनी जमीन खिसकता देख अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। उषा ठाकुर जी की जानकारियां और ज्ञान सीमित होगा। उनकी पार्टी के केंद्र में एक मंत्री हैं RK सिंह जी। उन्होंने जो है एफिडेविट पर जो संघ के लोगों के बारे में जानकारियां दी थी, उन्हें जो है वो एफिडेविट जरूर पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस तरह के बयान देना चाहिए जिससे कि देश के अंदर नफरत फैलती है, देश के अंदर विद्वेष फैलता है। और अगर यही उनका उद्देश्य है तो फिर बात अलग है। हालांकि उषा ठाकुर के इस बयान को लेकर किसी को अचरज नहीं है, लेकिन इस बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी दीगर मुद्दों से अलग चुनाव को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ना चाहती है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो अब जिस तरह से बयान सामने आया है और बीजेपी हमेशा से इसको लेकर एक बयान के तौर पर भी तटस्थ रही है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी प्रदेश, वहां इस बयान को लेकर क्या कुछ हुआ, क्या सामने आया और क्या वाकई इसको लेकर कोई कदम भी उठाया, ये भी आपने ज़रूर देखा होगा। असम का जिस तरह से डिस्कशन कर रही थी उषा ठाकुर और बता रही थी कि वहाँ आप देखिए कि मदरसों में अनुदान बंद कर दिया गया है, ये असम ने करके दिखाया है। लेकिन सवाल ये कि क्या अभी मध्य प्रदेश में इसकी ज़रूरत है क्या, और ये चुनावी समय है, इस समय इस तरह के बयान की ज़रूरत है क्या, ये भी बातचीत हम करेंगे। राहुल कोठारी जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अजीत भदौरिया साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राहुल कोठारी साहब, बीजेपी की तरफ से भी कई तरह की बयानों की जो है वो बाढ़ आने लगी है। अब उषा ठाकुर जी का बयान आपने ज़रूर सुना होगा। क्या समझे मध्य प्रदेश की जनता इलेक्शन के समय? नहीं, देखिए विजय जी, मैंने पूरे बयान को बहुत गंभीरता से सुना है और जितनी गंभीर हमारी मंत्री उषा ठाकुर हैं, उनसे जिस परिप्रेक्ष्य में सवाल को पूछा गया था, मुझे लगता है उसकी गहराई में किसी को भी जाने की आवश्यकता है।
ये कुल मिला के चुनावी समय है, ये बात सही है, लेकिन प्रश्न उत्तर जो है कहीं ना कहीं उषा ठाकुर जी की तरफ से नहीं आया है। मीडिया के ही लोगों द्वारा ये पैदा किया गया था और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, मुझे लगता है बहुत कुशल जवाब उन्होंने दिया और जिस तरीके से पूरी बात को रखा है, हमें लगता है कि जो बच्चों की बात होती है, शिक्षा की बात होती है और समान अधिकारी की बात होती है, उसमें जिस तरीके से पूरा पक्ष उन्होंने रखा है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक मंत्री के रूप में बहुत बैलेंस प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। और मुझे लगता है कि ये काम नेचुरल रूप से अपने आप में नॉर्मल रूप से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति बैठता है तो उससे कहीं ना कहीं प्रश्न पर प्रति प्रश्न आता है, लेकिन इस विषय पर भी फिर भी उन्होंने पारंगतता दिखाते हुए कोई भटकाने का प्रयास नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कुछ लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे लोग, और ये दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक सुर में एक व्यक्ति की, एक व्यवस्था की बात करती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि कुल 3 दिन पहले भी अगर आपने देखा हो तो दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से प्रयास किया था कि तनिष्क के विज्ञापन वाले मामले को चुनाव की आहुति में डालने की कोशिश की थी, हालांकि वो मध्य प्रदेश में स्वीकार नहीं हुआ, तो ये प्रयास सारे जो है कांग्रेस पार्टी बखूबी करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कुशलता के साथ विकास के आधार पर इस समय चुनाव के मैदान पर है। उसमें कमलनाथ जी अपने बयानों के माध्यम से पटरी से उतारने की चुनाव को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पटरी से नहीं उतरने देंगे। हम कमलनाथ के बयानों का भी जवाब देंगे और यदि वो समाज को तोड़ने मरोड़ने का काम करेंगे, वैमनस्य पैदा करने का काम करेंगे, उसका भी बखूबी जवाब देना हम लोग जानते हैं। भदौरिया साहब, मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, एक बयान आया है, किस दृष्टि से देखते हैं? और इलेक्शन के समय ये बयान है, ये डिबेट भी इसीलिए कि ये बयान अभी फिलहाल इलेक्शन के समय है, कांग्रेस किस तरह देख रही है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया हो तो उन बिंदुओं की, उन विषयों की, उस विकास की चर्चा हो। अब भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्ष में कुछ किया नहीं है, तो जब भी चुनाव आएंगे, जब भी चुनाव आते हैं, आप इतिहास उठा के देखिए और वर्तमान में आप देखते चलिए, छोटी छोटी बातों को उठा के अब उसको आज सांप्रदायिक रंग में रंगने का प्रयास किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा रहता है कि फूट डालो, शासन करो और लोगों की भावनाएं भड़का के विकास के मुद्दे पे चर्चा ना हो। आज आप देखिए, शिवराज सिंह जी मदरसों की बात करते हैं। आज इस प्रदेश में 1.5 लाख विद्यार्थी मदरसों में पढ़ते हैं, जिन्हें 5000 शिक्षक पढ़ाते हैं। उन मदरसों में 22 सितंबर 2017 को शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की थी कि 50,000 रुपये हम इनको डोनेशन देंगे, इनको अनुदान देंगे, परंतु वो अनुदान केवल और केवल 8,000 रुपये देना प्रारंभ किया। आज उषा ठाकुर जी बयान देती हैं, सरकार आपकी है, दिल्ली से लगा के भोपाल तक सरकार पूरी की पूरी आपकी है। आप बयानबाजी करने की अपेक्षा हो तो आप जो निर्णय लेना हो लो, परंतु किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके निर्णय ना लेना, बयानबाजी करना, ये कहाँ तक उचित है? आपको करना है सब लोगों का करिए, किसी भी समुदाय के लोगों का हो, किसी भी जाति धर्म के लोगों का हो, जो अगर नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से आप उस पर एक्शन लीजिए। आप सरकार हैं, आप सरकार हैं, आपको लेना भी चाहिए जो नियम विरुद्ध काम कर रहा है उसको। जी, राहुल कोठारी जी, सवाल ये भी बनता है कि मदरसों में कट्टरता और आतंकवाद पढ़ाया जाता है। मंत्री उषा ठाकुर के इस बयान को किस तरह समझे? क्या वाकई आपको लगता है कि अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश को इस पर एक्शन लेना था? जब आपकी सरकार थी तो आप उस समय एक्शन लेते। देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता तो कम से कम इस सच को जानती है, जिन्होंने सिमी आतंकवाद को लगातार झेला है। सिमी के कई आतंकवादी यहाँ पकड़े गए, कई बार कई मामले हुए हैं, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, इस बात को समझती है कि मध्य प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियों के बीच में शिवराज सिंह चौहान जी जैसा अमन पसंद व्यक्ति अपने आप में शासन कर रहा था। नहीं तो यहाँ पर जो है कुल मिला के कोई केरल जैसा राज्य बनाने में देरी नहीं लगती। आज जो देश में माहौल है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट लगातार आ रही हैं, MHA की जो गाइडलाइंस दिखाई देती हैं, उसके आधार पर साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं मदरसे जो हैं अपने आप में वैमनस्य फैलाने का एक उपक्रम बन रहे हैं। हमें लगता है कि जो आसाम में हुआ वो अपने आप में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने यदि वहाँ कोई प्रयास किया है
तो निश्चित रूप से वो सराहनीय हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बात की बात है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आपने असम का निर्णय उठाकर देखा हो तो असम में केवल मदरसों की बात नहीं हुई है, वहाँ संस्कृत विद्यालय जो चल रहे थे उन पर भी शासकीय मदद से रोक लगाई गई है। कुल मिला के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की मूल रीति नीति है, जो हमारी विचारधारा है कि सबका विकास सबके साथ में होना चाहिए, उसको देखते हुए यदि हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बाकी अन्य चर्चाएं करें, तो यदि सबको समान रूप से दिया जाए वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये धर्म आधारित शिक्षा पनप रही है और इसका वैमनस्य जो है लगातार एक ऐसे ग्रुप को पैदा कर रहा है, एक ऐसा तरीका जिहाद का पैदा कर रहा है जो अपने आप में देश को तोड़ने का काम करता है, इसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि आज इस पर आने वाले समय के हिसाब से नहीं कार्यवाही की गई तो आने वाले समय में बड़ी समस्या तो बनेगी, साथ में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी अपने आप में बर्बादी की कगार पर जाने वाली है। भदौरिया साहब, क्या सोचती है कांग्रेस? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई बंद होने चाहिए? जो सरकारी अनुदान मिलता है वो बंद होना चाहिए? आपका क्या रिएक्शन है? पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, पार्टी तो सब धर्मों को सर्वधर्म समभाव के साथ काम करती है। जो धर्म, जो कोई सा भी धर्म हो, अगर वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगी, परंतु वो नियमों और राष्ट्र के धर्म के अंतर्गत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का, अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों के बतासे बनाती है। 6 वर्ष से दिल्ली में सरकार है, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 15 वर्ष से सरकार है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे अभी तक क्यों नहीं हुआ भाई? अभी तक कर लेना चाहिए था आपको। ये कहती तो कांग्रेस पार्टी कहती क्योंकि 15 वर्ष से सरकार से बाहर, दिखाई नहीं आज दिया आप आपको 15 वर्ष में 370 दिखाई नहीं दिया आपको, सीए दिखाई नहीं दिया आपको। अगर कोई भी नियम विरुद्ध दिखता है, 370 याद करिए। हाँ, तो 370 से क्या होगा? दिखाई नहीं दिया आपको, सीए 370 से क्या होगा? आप कश्मीरी पंडितों को बसाइए ना जाके। अरे कश्मीर में जाकर देखिए क्या दिखाई हुआ, दिया ना, समझ में नहीं दिखाई आएगा, दिया बैठकर बातें बनाने 370। वह नागालैंड में जाके अलग राष्ट्र, अलग धर्म, अलग झंडा बना दिया, राष्ट्रगान बना दिया, वो भी दिखाई दे रहा है हमको। दोहरी बातें करते हैं, एक तरफ गीता पढ़ाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गीता, आप कहाँ चली गई गीता? गीता आप पढ़ाइए। इस गीता पढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी ना, परंतु अभी नहीं हुआ क्योंकि चुनावी मौसम नहीं है। जिस दिन चुनावी जुमला सामने आएगा अभी देखना। वो तो मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने 15 माह के अल्प शासन काल में इतनी गौशालाएं खोल दी। नहीं तो ये गायों की दुर्गति ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सबसे ज्यादा हुई और गाय को ये मुद्दा बनाते हैं हमेशा। वो तो मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार को, जिन्होंने 1036 गौशालाएं कम से कम खोल दी इतने अल्प समय में, जिससे हमारी गाय माता की दुर्गति होने से बची। जितने ज्यादा से ज्यादा तो ये भारतीय जनता पार्टी क्रियान्वयन करे ना, क्यों नहीं क्रियान्वयन कर रही? आप आज जो समय है, आज समय है, आज आप विकास की बात करिए ना। जरा जरा से कोई आंसू रो आता है, कोई घुटने टेकता है, कोई दंडवत आ जाता है जनता के सामने। अरे भाई, जब आपको विकास किया होता 15 साल में तो घुटनों में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। आप तो दिखाते सामने जाके कि ये है। हम गर्व के साथ कह रहे हैं 15 माह के अल्प शासन काल में हम एजेंडा लेके गए हैं जनता के बीच में। 15 वर्ष वर्सेस 15 माह हम लेके गए क्योंकि हमने 15 माह के अल्प शासन काल में किया है कार्य, और जनता को जो दिखेगा जनता मोहर लगाएगी उस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विकास के बारे में समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार देश में प्रदेश को किस समृद्धि के स्तर पर ले गई थी आपको मालूम है। और लगातार 6 महीने से हमारी सरकार ने विशेषकर 28 विधानसभा क्षेत्र और साथ में पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास के फिर से नया आयाम स्थापित किए हैं, आज जनता कम से कम खुशनुमा सांस इस मध्य प्रदेश के अंदर ले पा रही है। नहीं तो आपके समय तो जिस तरह की घुटन महसूस हो रही थी, आप लोग शुद्ध के लिए, युद्ध के लिए नाम पे अभियान चलाते थे और मिठाई वाले दुकान बंद करके भाग जाया करते थे कि कांग्रेसी आएंगे और चंदा लेकर जाएंगे, वसूली अभियान चलाकर जाएंगे। आपके काले कारनामे सबने देखे हुए हैं और जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश को खतरनाक तरीके से लूट खसोट करी थी, ये सबके सामने आ चुका है। अब आप चूंकि चुनाव हारने की कगार पर खड़े हैं तो इसलिए मुद्दों को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उषा ठाकुर जी ने एक बहुत सामान्य बयान दिया है, जो किसी भी मंत्री का बयान हो सकता है, किसी भी जनता के बीच के प्रतिनिधि का बयान हो सकता है। उसको आप लोग अब समाज तोड़ने का प्रयास दिखाएंगे
तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली। आपके दिग्विजय सिंह जी जो अभी तक प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले, मुझे लगता है शीघ्र ही अब वो कमलनाथ जी को घर बैठाकर बाहर निकलेंगे और ये जो रंग हमेशा सांप्रदायिकता घोलने का करते हैं वो जल्दी ही चालू करेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा और विजय जी भी देखेंगे कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह अब चुनाव को पूरी तरीके से दिशा विहीन करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी विकास के एजेंडे पर स्थिर है। जो भाषण हमारे शिवराज जी देते हैं, सिंधिया जी देते हैं, तोमर जी देते हैं, सब में आपको विकास के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कमलनाथ जी ने जो राहुल जी, अजीत जी बने रहिए आप हमारे साथ। अजीत भदौरिया साहब, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उषा ठाकुर जी की जानकारी सीमित है, देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है? इस पर कोई स्पष्टीकरण किसी भी पार्टी का नहीं होता? हमेशा उनके साथ चलने की, साथ की बात करते हैं, लेकिन उनका साथ देने की कोई बात नहीं करता? देखिए, कोई आपका शब्द जो है वो बड़ा आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो कई भी देश में ऐसी पार्टियां काम कर रही हैं जो सर्वधर्म संभाव को लेके काम करती हैं, अगर कुछ एक पार्टी ऐसी हैं जो उन्माद फैला के काम करती हैं, तो उन पार्टियों में सब में आप एक समानता देखेंगे तो ये गलत बात है। कुछ एक पार्टियां अपने आप आइडेंटिफाई हैं, जैसे अभी आपने देखा कि आज इस समय आ रहा है, आज आपको विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए। आज एमएसपी क्या धान का मिल रहा है, किसान मंडियों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मंडियां बेच दी गई हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। पिछले वर्ष धान का समर्थन मूल्य क्या था, आज 1000 रुपये 1600 रुपये धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति इस प्रदेश में निर्मित हो गई है। इन्हीं सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ये सब प्रपंच रचे जा रहे हैं। अब इन प्रपंचों में किस प्रपंच में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है, उसके नेताओं को सफलता मिलती है, ये वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। परंतु जनता समझदार है, वो देख चुकी है कि उसके मत को 15 माह में किस तरीके से बेचा गया, जिसे उसने 5 वर्ष के लिए चुन के भेजा था। अब आप हमारे मित्र बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेताओं की, तो सरकार तो आपने जो था सिंधिया जी से बना ली, परंतु बैनर पोस्टरों से धीरे धीरे उनको सबको गायब कर दिया। इस अंचल का जो सिंधिया के साथ आया हुआ कार्यकर्ता वो बेचैन है कि हमारे नेता को बैनर पोस्टरों से गायब कर दिया गया। तो कम से कम उनका अभी तो इतना 10 तारीख तक तो ख्याल रखा जाए, ऐसी मेरी अपील है। नहीं 10 के बाद तो सब छिन्न-भिन्न होने वाला है। कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले। राहुल कोठारी जी, ये कह रहे हैं इन बयानों का कोई मतलब नहीं है, कमलनाथ जी फिर से शपथ ले रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा विजय जी की जब ये बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी फिर से शपथ ले रहे हैं तो उनकी भाव भंगिमा क्या है, उनकी आवाज़ में कितनी दम है। आज भदौरिया जी इस बात को खुद समझ चुके हैं कि माहौल किस तरह पलट चुका है, भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति मैदान में क्या हो चुकी है और सिंधिया जी को कहाँ चित्र में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था से चलने वाली पार्टी और इसलिए हम लोग पार्टी विद अ डिफरेंस है। आपके यहाँ जैसा नहीं है कि आज किसी का भी फोटो लगा दो और किसी को भी पैरों के नीचे रगड़ दो। भारतीय जनता पार्टी यदि किसी को सम्मान करती है तो दिल से सम्मान करती है। आज आपने देखा होगा कि सिंधिया जी ने इमरती बहन को किस तरीके से गले लगाकर उनको संबल दिया है, वो आपके कमलनाथ कभी नहीं कर सकते थे। आज आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पहले इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हालात मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर आपने किए थे, उस पर आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़े करे। आज जो रोहिंग्या के मामले में आपने समर्थन किया था, आज जो सीएए की बात हो, चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे जाकिर नायक की बात हो, चाहे उसामा जी की बात हो, जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है उसमें आज मिर्ची आपको लगती है। जब भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो हैं अपने आप में यदि समर्थन करती हैं इस बात का कि शासकीय मदद मिलना बंद होना चाहिए, आपको मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, उन्होंने ये नहीं बोले कि ये उठा के सारी शिक्षा के केंद्र और मदरसे बंद कर दो। उन्होंने कहा है कि सरकारी सहायता यदि होनी है तो वो वहीं होना चाहिए जहाँ समान व्यवहार सबके साथ किया जाता है, जहाँ सबको सामान्य शिक्षा दी जाती है। लेकिन आपने उस मुद्दे को बनाने की भरपूर प्रयास किया। दिग्विजय सिंह जी के ट्रेनिंग के स्कूल के आप लोग छात्र दिखाई देते हैं, लेकिन अब मंसूबों में सफलता नहीं मिलेगी। पिछली बार आप लोगों ने दलित आंदोलन भड़काकर मध्य प्रदेश की राजनीति खराब की थी। बहुजन समाज पार्टी और आपका जो गठजोड़ था वो इस बार टूट चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आयाम गढ़े थे, हर वर्ग की सेवा की थी, उसके सामने अब बताने के लिए कुछ नहीं है। हार स्वीकार करिए, घर बैठिए और जितना कम खर्चा करेंगे उतना आपके काम आए।
भदौरिया जी, देखिए, पहली चीज़ तो आपको हमारे मित्र से पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कि इन मदरसों को जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल सही, आप बोलिए। हाँ, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये पूछना चाहिए कि इन मदरसों को कितना अनुदान मिला है 3 साल में। इन मदरसों को 3 साल में 80% अनुदान ऑलरेडी कम हो चुका है। आधुनिकीकरण के नाम पे पिछले 3 वर्ष में इन मदरसों को केंद्र सरकार द्वारा लगातार ख़त्म किया जा रहा है। और जहाँ तक बात जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपने पिछले विधानसभा चुनाव का तो माई का लाल का शब्द कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं बोला था, शिवराज सिंह जी ने बोला था। शिवराज सिंह जी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया था जिससे इस पूरे अंचल के लोग ये समझ गए थे कि जाति वैमनस्यता की राजनीति करने वाले को इस बार सबक सिखाना है, और उन्होंने सबक सिखाया। और इस बार फिर इस अंचल के लोग तैयार बैठे हैं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके सरकार को गिराया गया है, उसमें फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए इस प्रदेश में लोकतंत्र बचाने के लिए फिर सबक सिखाने के इस अंचल के जनमानस तैयार बैठा है। माई के लाल भाई मेरे, मैंने तो बोला नहीं, शिवराज सिंह जी ने बोला। देखिए, आप शिवराज सिंह जी से कहिए ना कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें। कांग्रेस के नेता ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के नेता दोनों हाथों में धूल झोंकने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों में किसी भी जब उनको मौका मिले जनता की आंखों में धूल झोंको। और जिस तरीके से शब्दों को ये लोग फेरबदल कर करके जिस तरह से प्रयास करते हैं, ये सब सत्य अब जनता के सामने आ चुका है। जनता स्वीकार कर चुकी है कि विकास क्या होता है वो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। चंबल प्रोग्रेस वे का आपके पास मुकाबला करने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा क्षेत्र में 100-100, 200, 300 करोड़ की योजनाएं पारित करी हैं, उसका अब जवाब नहीं है। तो आप लोग जातिगत चुनाव बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो इस तरह का कभी नहीं था जो आपने बनाने का प्रयास किया। कि आपके लोगों को मुक्की खानी पड़ेगी। मैं 1,000 रुपए का टॉपअप डाला है उसमें। देखिए भदौरिया जी, आप आज हंस रहे हैं और आपकी हंसी आपका अहंकार बता रही है। जो आपके नेता कमलनाथ जी का अहंकार था ना, भारतीय जनता कल जो अहंकार भाई मेरे 1,000 का टॉपअप हुआ राहुल जी, 1,000 का, ये कार्यकर्ता सिर्फ 1,000 का टॉपअप हुआ है। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी पिछले 6 माह से मिलना बंद हो गई। मैं आपको बताऊं, 6 माह से मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी मिलना। आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं कि इमरती जी को गले लगाया, जी की अच्छी बात है, इमरती जी को गले लगाया। अरे उन किसानों की भी सुन लेते हैं। जो किसान बेचारे डबरा की मंडी के बाहर अपने धान के समर्थन मांग के लिए बैठे हैं, आज सिंधिया जी अगर उनको भी गले लगा लेते तो बहुत अच्छी बात होती। तो समझ में आता है कि वो वहाँ वास्तविक जनहितैषी हैं। उनकी सभा में आदमी मर जाता है, उस पर चद्दर डाल के सभा चालू रहने दी जाती है। उसके लिए 1 मिनट के मौन की बात करते हैं, 27 सेकंड में मौन खत्म कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से संवेदनहीन राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता के अलावा दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है ना सर कि ये अगर बात अगर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं बताइए, लेकिन मुझे लगता है आप जल्दी ही राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच में माफी कौन मांगेगा कौन नहीं मांगेगा इसका फैसला करा लीजिए। क्योंकि बाजार देख रहा है इस बात को कि राहुल गांधी की बात मानने अब कमलनाथ तैयार नहीं है, और जनता भी इस बात को देख रही है कि कमलनाथ जी का अहंकार कितना सर चढ़कर बोल रहा है। जी चलिए, ये इस चर्चा का बाजार भी गर्म है, लेकिन भटक चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, राहुल कोठारी साहब, अजीत भदौरिया साहब, आपका भी नमस्कार।